नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज की तरह एक खास मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार के साथ बातचीत जारी है। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी और बातचीत का मुद्दा है कि क्या बिहार की राजनीति में नया मुद्दा सेट होने वाला है। क्या बिहार की राजनीति में दोनों ही दल अपने अपने एजेंडे पर फिर से वापस आने वाले हैं, पुराने एजेंडे पर। बातचीत का विषय यह है कि आज बिहार विधानसभा में अपनी बात कहते हुए बिहार के विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने जोर देकर ये बात कही कि राज्य में एक बार फिर से 65% आरक्षण से ज्यादा आरक्षण की मांग वो करते हैं और इसकी कोशिश वो लगातार जारी रखेंगे। उन्होंने ये कहा कि जब उनकी सरकार थी तो 65% ने 75% आरक्षण लाया गया, लेकिन अब वो 85% की बात कर रहे हैं। उधर इसी बात का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि ये नीतीश कुमार की सरकार ने किया था और नीतीश कुमार की सरकार इसको लगातार लागू करने के लिए प्रयासरत है। तो क्या तेजस्वी यादव ने अब रोजगार की बात को छोड़ दिया? क्या वो नया एजेंडा सेट करने वाले हैं? क्या एक बार फिर तेजस्वी यादव अपने पुराने माने जाति की बात को एक बार फिर से उसको एजेंडे के तौर पर सेट करना चाहते हैं? और दूसरी तरफ जहां एनडीए ने एक दिन पहले एक बैठक करके ये तय किया है कि लालू प्रसाद यादव के 15 साल के पुराने जंगल राज को फिर से लोगों को याद दिलाया जाएगा और लोगों को दिखाया जाएगा उस समय का फुटेज कि किस तरह का जंगल राज था। तो क्या एनडीए भी उसी पुराने एजेंडे पर फिर से जाने वाली है, लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का भय दिखाकर वोट वसूलने वाली है? तो आइए इसी पर बातचीत करते हैं। प्रवीण बागी जी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे सवाल यह है कि तेजस्वी यादव अचानक आरक्षण की बात को लेकर फिर से ये सामने आ रहे हैं, इसमें आपको क्या राजनीति दिख रही है? आरक्षण की बात फिर से इसलिए उठ रही है क्योंकि उनके पास कोई नया मुद्दा नहीं है, नया एजेंडा नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले जब वो सरकार में थे तो नौकरी देने वाले नायक बन के उभरे थे। जब वो डिप्टी सीएम थे तब नीतीश सरकार में, तो उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति शुरू कराई थी उस समय और लगातार बहालियां हुई उस समय। तो इससे एक लग रहा था कि वो रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने दावा भी किया कि सब हमारे प्रयासों से ये हुआ है। हालांकि फिर सरकार से जब वो अलग उठे, गठबंधन उनका टूटा, तो वो सारा क्रेडिट खुद लेते रहे। और विधानसभा में एक बार उन्होंने कहा भी कि जब मैंने ये प्रस्ताव रखा कि शिक्षकों की नियुक्ति हो और जो बाकी पद हैं वो भरे जाएं, रिक्त पद, तो नीतीश कुमार ने क्या क्या उन्हें खरी खोटी सुनाई थी कि पैसा कहाँ से आएगा, अपने पिता के पास से लाओगे, खजाना में पैसे नहीं है, वेतन कहाँ से मिलेगा, ये होगा वो होगा, कई तरह की बातें कही थी। और उस समय नौजवान भी उनके साथ हुए थे। मगर अब नीतीश कुमार ने उनका वो एजेंडा एक तरह से छीन लिया और खुद वो नौकरी दे रहे हैं। हालांकि नौकरी क्या दे रहे हैं, नौकरी के नाम पर वो वही पॉलिश हो रही है, पुराने ही फरेब एक हो रहा है। सिपाहियों की नियुक्ति की घोषणा हुई और उसमें जो ट्रेनिंग ले रहे हैं सिपाही, उनको बुला के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र फिर से शिक्षकों में भी यही हुआ, शिक्षकों में भी वही हुआ। तो ये एक फरेब है। इस फरेब पर ना तेजस्वी बोल रहे हैं ना नीतीश सरकार बोल रही है। बिहार के उपचुनाव में माने बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव के इस रोजगार वाले मुद्दे को नकार दिया और नीतीश कुमार को स्वीकार कर लिया। आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव के हाथ से वो मुद्दा फिसल गया? मुद्दा वो निकल गया और नीतीश कुमार ने हाईजैक कर लिया उस मुद्दे को। तो अब फिर से वो पुराने एजेंडे पर लौट रहे हैं, यानी अगड़ा पिछड़ा की राजनीति। और वही अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करके लालू प्रसाद का उदय हुआ था। मंडल कमीशन जब लागू हुआ देश में, तो उस समय कई प्रदेशों में पिछड़े नेता बड़े जोश खरोश से उभर करके सामने आए और एक उबाल आया राजनीति में। और उसी समय से एक ट्रेंड हो गया कि अब कोई माने अगड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। बिहार में तो लगभग यही स्थिति बन गई है। बिहार, यूपी में तो अभी टूट गया वो समीकरण और योगी जी बन गए वहाँ। तो बिहार में तो यही स्थिति है और स्वाभाविक भी है। जिसकी आबादी ज़्यादा होगी उसका जो नेतृत्व कर रहा है मुख्यमंत्री, उसी को बनना चाहिए। पार्टियां जोड़ तोड़ करके अपने अनुकूल नेताओं को मुख्यमंत्री या मंत्री बना देती है, मगर ये ठीक नहीं है। जनता का प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए सरकार में और उसके मुखिया में। तो वो जिसकी बहुमत है उसका शासन होना चाहिए। लेकिन क्या अगड़े पिछड़े की राजनीति पर फिर बिहार के माने 2025 का चुनाव ये का एजेंडा यही होगा? मैंने आपको लगता है कि अगड़े पिछड़े की लग रहा है
तेजस्वी उसी ओर बढ़ रहे हैं और फिर उसके जवाब में नीतीश भी उसी ओर बढ़ रहे हैं। यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने अपने एजेंडे, क्योंकि अब साल भर बचे हैं, ठीक नवंबर में नई सरकार का गठन हो जाएगा, अगले साल नवंबर में। तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना की बात कही है। राहुल गांधी हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इस सवाल को उठाते रहे हैं। वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, फिर से आरक्षण की वो मांग करेंगे और ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर या इनकी तरफ से कोई जाकर जिसने इसको रोक लगवा दिया। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर अगड़े पिछड़े की राजनीति बल पकड़ने वाली है। तेजस्वी यादव ने इसका इशारा किया है। 2025 के चुनाव में उनका एजेंडा यही हो सकता है। उधर एनडीए ने ये घोषणा कर दी है कि लालू प्रसाद यादव के 15 साल के जंगल राज को लोगों को बताया जाएगा, याद दिलाया जाएगा। तो जंगल राज को याद दिला के फिर से मैंने तो नीतीश कुमार के पास भी अब कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है मुद्दा जिस पर वो चुनाव लड़ सके। हाँ, अभी कल ही मीटिंग हुई थी एनडीए की, उसमें सभी पार्टियों के जो घटक दल हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए और फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इसके लिए अभियान चलाया जाएगा, फरवरी से या जनवरी से, कोई तिथि भी उन्होंने बताई कि 15-20 दिनों का अभियान चलेगा। उसमें पूरे प्रदेश में घूम घूम करके आधे घंटे की एक फिल्म दिखलाई जाएगी और उस फिल्म में 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, ये फर्क क्या है ये उसमें दिखलाया जाएगा। 2005 के पहले यानी लालू का शासन, 5 के बाद यानी नीतीश का शासन। तो इस दोनों शासन में क्या फर्क है और बिहार का विकास किसके शासन में ज्यादा हुआ, ये दिखलाया जाएगा। उसके बाद फिर पार्टी नेता अपनी बात रखेंगे कार्यकर्ताओं। तो ये उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को फिर से वो पुराने जंगल राज की बात याद आ रही है, या नीतीश कुमार के पास भी रोजगार का कोई मसला नहीं है? प्रशांत किशोर तो यही कह रहे हैं कि बिहार की चिंता उनको नहीं है। देखिए, जब तक लालू प्रसाद राजनीति में है तब तक ये जंगल राज का मुद्दा कैश कराने में एनडीए लगी रहेगी और इसी आधार पर वो हर चुनाव में कमोबेश घूम फिर के जंगल आ जा ही जाता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, एनडीए की ओर से उस मुद्दे को सामने लाया जाता है। प्रशांत किशोर की पार्टी माने 1 महीने पहले पार्टी बनी और चुनाव में उतरी और 10% उसको वोट मिला, ये उनके लिए उत्साहजनक बात है। हालांकि वो निराशाजनक बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी शिफ्ट कर रहे हैं। पिछले चुनाव में वो लालू प्रसाद यादव पर हमलावर थे और इसका फायदा भी उनको मिला, लेकिन अब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को बिहार की चिंता नहीं है, विकास की चिंता नहीं है, उनको अपनी पार्टी बचानी है, उसकी फिक्र कर रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर भी जो मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिम को प्रतिनिधित्व देंगे, उसका वोट लेंगे, वो एजेंडा उनका खत्म हो गया, तो अब नया एजेंडा तलाश रहे हैं? देखिए, वो उतरे तो थे इस दावे के साथ कि हम हरा देंगे। जो सभा हुई थी, स्थापना सभा उनकी हुई थी पार्टी की, उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि 1 सीट पर लड़ें, 2 सीट पर लड़ें कि चारों सीट पर लड़ जाएं। तो फिर कहा कि अच्छा, चारों सीट पर हम हरा देते हैं सारे उम्मीदवारों को और जन सुराज के लोग जीत करके आएंगे, ये सार्वजनिक घोषणा, ये दावा किया था उन्होंने। मगर एक भी सीट नहीं जीत पाए, कई जगह जमानत भी जब्त हो गई उनकी। तो ये एक निराशा का भाव है। तो वो निराशा पार्टी कैडरों में न जाए और जन सामान्य के बीच भी ये ना हो कि ये सिर्फ बोलने वाले नेता हैं, इनका प्रभाव ऐसा नहीं है और जनता पर असर नहीं है। तो इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये नया एक तरह से शिगुफा छोड़ा है और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार की स्थिति सूडान से भी बदतर है। यानी सूडान जो कई वर्षों से गृह युद्ध में जल रहा है, वहाँ एकदम अस्त व्यवस्था की स्थिति है, उससे इसकी तुलना कर दी। तो वो बढ़ा चढ़ा कर उन्होंने कहा, इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई। तो प्रशांत किशोर मगर ये है कि वो थोड़ा लीग से अलग हट के राजनीति करते हैं और बाकी जो पार्टियां हैं वो विद इन द फ्रेम राजनीति कर रही है। माने उन्होंने एक अपना फ्रेम बना लिया है और उस फ्रेम से बाहर वो निकलने के लिए तत्पर नहीं है या कोई कोशिश भी नहीं करती है। मगर प्रशांत किशोर को अपना फ्रेम अभी बनाना है और वो फ्रेम जो मौजूदा राजनीतिक पार्टियां हैं उससे बिल्कुल अलग है। चलिए, नीतीश कुमार को मन ये है कि वो सुशासन की राज, मन उनको बताना है कि जंगल राज नहीं है, जब से मैं आया हूं तब से बिहार में सुशासन है। तेजस्वी यादव एक बार फिर अगड़ी पिछड़ी की राजनीति को करके और आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के पास एक वो है, उनके पास विजन। वो कहते हैं कि बिहार को कैसे आगे ले जाना है। अब इसमें जनता को फर्क करना है। आपको लग रहा है जनता इस बारे में सोचती है कि बिहार की जनता केवल जाति की राजनीति पर ही आगे बढ़ती है और वोट भी उसी के आधार पर करती है?
ये कंसेप्ट इन्हीं जो समाजवादी घड़े के दल हैं और नेता हैं, वो जातिवादी राजनीति पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनको लगता है कि सफलता की कुंजी यही है, जाति जाति जपो और उसके बाद जीत करके चले आओ। मगर जातियों के विकास के लिए इन्होंने क्या किया, ये पूछिए तो बंगले झांकने लगेंगे। और ये आरक्षण अपने आप में एक बहुत बड़ा पाखंड लगता है। आरक्षण से अगर सचमुच फायदा हुआ है तो इस पर एक कमीशन बनना चाहिए और वो कमीशन स्टडी करे कि भाई आरक्षण से कितना फायदा हुआ और किसको फायदा हुआ। तो ये अगर कहिए तो सारे पूंछ के बल पर खड़े हो जाएंगे सारी पार्टियां, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा चूचू का मुरब्बा हो गया है जिसका स्वाद हर कोई चखना चाहता है और जनता भी उसके पीछे दीवानी हो जाती है। उसको लगता है कि सभी मर्ज का और सभी समस्याओं का हल आरक्षण है। अगर आरक्षण इतना ही जरूरी है तो सिर्फ नौकरियों में क्यों, विधायिका में क्यों नहीं आरक्षण हो? वहां भी आरक्षण होना चाहिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण। वहां भी ये आरोप बीजेपी पर लगता है कि वो आरक्षण विरोधी है, लेकिन वो भी उस समय बाप चिल्लाने लगती है कि नहीं मैं विरोधी नहीं हूं, मैं भी आरक्षण चाहता हूं। अभी देखा नहीं आपने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर तय होना चाहिए एसटी एससी आरक्षण में भी, तो सारी पार्टियां एकजुट हो गई और ऐसा भारत बंद बुलाया कि सरकार को भी पीछे हटना पड़ा और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करना पड़ा सरकार को अपने फैसले से। तो ये स्थिति हो गई है। तो इसलिए जैसे जाति जनगणना का सगुफा उड़ाया जा रहा है, वैसे ही आरक्षण भी है। आरक्षण का वाकई लाभ है तो वो तथ्यों में और आंकड़ों में सामने आना चाहिए कि कितना लाभ हुआ। आरक्षण तो लाया गया था शुरू में 10 ही साल के लिए और तय हुआ कि फिर स्टडी होगा और लगेगा कि इसका अभी और विस्तार किया जाना चाहिए तो 10 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। मगर 70 साल से ये बढ़ता आ रहा है। कहाँ 10 साल के लिए था और कहाँ 70 साल तक लागू खत्म होने, और फिर भी इसकी स्टडी कराने को कोई पार्टी तैयार नहीं है। कमीशन बना के इसकी अध्ययन होनी चाहिए कि भाई कितना फायदा हुआ, तो ये फायदा हो भी रहा है या कि ऐसा ही। आपको क्या लगता है ये रिस्क कौन लेगा? माने कोई लेना नहीं चाहता है, आरक्षण खत्म होगा नहीं होगा, असल में ये मुद्दा नहीं है। आरक्षण एक ऐसा है लोग राजनीतिक पार्टियों के पास कि उसी के आधार पर वोट मिलना है, विकास जाए भाड़ में। देखिए, सरकारी नौकरियों में जितना पिछड़ों को नौकरी नहीं मिली होगी, उससे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में पिछड़े नौकरी कर रहे हैं। वहां तो कोई आरक्षण नहीं है। आप चले जाइए बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता और दूसरे ऐसे मल्टी स्टोरी शहरों में, दिल्ली तक में, तो वहां देखिए, वहां जो नौजवान बिहार यूपी के काम कर रहे हैं उसमें कितनी अगड़ी जाति के हैं, कितनी पिछड़ी जाति के हैं, कितने एसटी एससी। अच्छा, सभी जाति के बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं? सभी जाति के हैं, सरकारी सेवाओं से ज्यादा वहाँ काम कर रहे हैं। तो जिनमें प्रतिभा होगी वो आगे बढ़ जाएंगे। प्रयास तो ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति को एक समान शिक्षा मिले और उसको इतना शिक्षित बना दो कि उसको किसी सहारे की जरूरत कल ना पड़े, वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। सब लोग चाहते हैं कि उनको आरक्षण का बैसाखी देके पंगु बनाए रखो और वोट लेते रहो। तो ये वोट लेने का एक माध्यम हो गया आरक्षण कि इसके बैसाखी से लोगों को चलाते रहो और वोट लेते रहो। उनको स्वावलंबी न बनने दो, उनके अपने पांव पर खड़ा न होने दो, उनमें आत्मविश्वास पैदा न होने दो। तो चलिए, ये आरक्षण हो या न हो, ये तो एक अलग विवाद का विषय है और इस पर बातचीत का विषय है। लेकिन फिलहाल बातचीत ये हो रही है कि तेजस्वी यादव अब फिर से अगड़ी पिछड़ी की राजनीति करने के लिए अपने इसी एजेंडे को सेट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एनडीए ये कह रही है कि 15 सालों के जंगल राज को याद दिलाकर लोगों से वोट लिया जाएगा। एनडीए उस तरफ बढ़ रही है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार को विकास की राह पर ले जाना होगा, तो ये उनके पास जो विजन है उससे बिहार आगे बढ़ेगा। तो जनता को चुनना है कि वो एनडीए को चुनती है या आईएनडीआईए को या प्रशांत किशोर को। लेकिन 25 का चुनाव अभी थोड़ी देर है, उसमें आप जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर इस तरह की बातचीत आपको कैसी लगती है, हमें जरूर जानकारी दीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए कि हमारी बातचीत आपको कैसी लगती है। और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।